दर्शकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। आज हम जुड़ेंगे कुछ लीगल फर्टेनिटी के लोगों से कश्मीर से। तो उसमें कुछ लॉ कॉलेजेस के प्रोफेसर होंगे और जैसे पिछले कुछ हमारे उड़ी से जुड़े हुए हैं लोग, उड़ी से जुड़े हैं। जी जावेद बद्दू साहब हैं, जी शाकिया रशीद जी तीसरी बार जुड़ने जा रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लॉ इंटर्न है। और जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, मेन कोऑर्डिनेटर जो हैं, जी एडवोकेट असलम साहब हैं। तो आज मैं थोड़ा सा करके फिर असलम साहब आपसे बात करेंगे, आगे ले जाएंगे, तो मेहमानों से तौरफ भी करवाएंगे। हमारा टॉपिक आज का जो हमारे मेहमान हैं और हमारे दर्शकों के लिए ये है, जो ये हमारा मेन जो आजकल बहुत ये सोसाइटी की एक ये जो चिल्ड्रन रिलेटेड राइट्स है, इसको एक्ट को क्या दिया गया है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये बेसिक एक्ट है 2012 का और उसके बाद अमेंडमेंट हुई है 2019 में। तो इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। इसका पहले तो ऑफेंसेस क्या है डिफाइन किए हैं और पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है, प्रोसीजर है, कोर्ट स्पेशल कोर्ट क्रिएट की गई है। और ऑफेंस जब हो जाता है इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में, और उसके बाद रिहेबिलिटेशन का प्रोविजन है। और जो छोटे बच्चे हैं जो विक्टिम है इसके, तो उनके रिलेटेड भी है कि उनका स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान और उसके बाद जब कोर्ट में कैसे रिकॉर्ड करना है। तो मैं जी असलम साहब को कहूंगा कि आप जो हमारे मेहमान जुड़े हैं और थोड़ा सा एडिशन करके आगे बात करें, फिर उसके बाद मैं पूरा आगे इसको क्या थोड़ा सा इसके एक्ट के ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करूंगा। इस जो कानून है आज जिस पे चर्चा हमने करनी, इसको स्टार्ट में कहते हैं पाक्सो पीओसी, फिर पाक्सो एक्ट कहते हैं। तो असलम साहब प्लीज आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करें और क्यों ये एक्ट आपने डिमांड रखी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये क्यों रखी, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। खबर आपके नंबर, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी एफआईआर के रिगार्डिंग, और आज हम पॉक्सो पे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस इस एक्ट पे बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं उड़ी से जावेद वडू साहब, जो हायर सेकेंडरी में टीचर हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के भी इंचार्ज हैं, और राकिब जिया साहब हैं जो लॉ कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हैं, वितास्ता लॉ कॉलेज, ये चाडोरा से जुड़े हैं। और साइका हैं, इंटर्न हैं। बाकी वाले माइक म्यूट कर लें अपना, बाकी वाले जब बात कर रहा है एक असलम साहब का माइक रहेगा, बाकी म्यूट करें, सुनने के लिए रखें। चलिए प्लीज असलम साहब कंटिन्यू करें प्लीज। और हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़े हैं, टीचर्स, लॉ इंटर्न्स और लॉ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल राकिब जिया साहब। और हम जिस मुद्दे पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो पॉक्सो है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। और ये जो एक्ट है इसके क्या पैरामीटर हैं कि हु इज द चिल्ड्रन इन द एक्ट एंड विच सेक्शन डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन। और मैं जहां बैठा हूं मेरे साथ कुछ लॉयर्स भी जुड़े हैं, और चाडोरा कोर्ट से ये जो लॉयर प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिकल इसका क्या एस्पेक्ट है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं सीधा जज साहब से ही सुनना चाहूंगा कि जो एक्ट की बेसिक फिलॉसफी है और प्रोसीजर है उस पर आप रोशनी डालें, ताकि हम फिर इंटरेक्टिव सेशन जो है उस पर चलें। थोड़ा सा मैं इसकी जो एक्ट है ना, इसके ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी। तो जैसे आपकी जानकारी में है कि ये जो वीमेन है, मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, इस जो वीमेन और चिल्ड्रन ये वनरेबल होते हैं क्राइम्स के अक्सर और डिस्क्रिमिनेशन के, इनको ये वनरेबल है और हर एक जुर्म के ये जल्दी शिकार हो जाते हैं क्योंकि इनको कमजोर समझा जाता है। तो ये मैं इसलिए
एक आपको पता है यूएनओ में जो यूनाइटेड नेशन है उसके पास ये रहते हैं कि वो वक्तन बवक्तन ये बनाते रहते हैं अपने डिफरेंट जो कन्वेंशन होती हैं, ट्रीटीज होती हैं, तो इस पे चर्चा बात होते रहती है। तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन रिलेटेड कोई प्रोटेक्शन होने चाहिए चाइल्ड राइट्स को। ये वर्ल्ड लेवल की जो आपको पता है यूनाइटेड नेशन है, तो वहां पे जो चर्चा हुई तो मेंबर स्टेट्स जो होती हैं, कंट्रीज होती हैं डिफरेंट, और इंडिया 1992 में वहां पे चिल्ड्रन रिलेटेड राइट्स के लिए डिस्कशन हुई, जी आपस में बातचीत हुई डिफरेंट स्टेट की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन रिलेटेड लॉ बनना चाहिए और डिफरेंट कंट्री ने बना। तो 1992 में ये जो आया और उसके बाद और हमने आगे ही अडॉप्ट किया हुआ है जो इंडिया का संविधान है। हमें यूएनओ यूनाइटेड नेशन तो वर्ल्ड एजेंसी है, हमारा जो आर्टिकल 15 है, जो उसकी सब धारा जो है, सब सेक्शन है 3, सब क्लास कह सकते हो आर्टिकल के साथ, वो क्या कहती है कि चाइल्ड रिलेटेड लॉ आप बना सकते हो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन के ये लॉ है, ये है सेक्स रिलेटेड, ये जो सेक्सुअल हरासमेंट की है छोटे बच्चों को, और ये जो चाइल्ड की डेफिनेशन में आएगा वो आएगा 18 ईयर, बिलो 18 ईयर, बिलो। और ये जेंडर न्यूट्रल वो है, ये फीमेल चाइल्ड को भी लगेगा, मेल चाइल्ड और गर्ल फीमेल चाइल्ड को भी, गर्ल चाइल्ड को और बॉय चाइल्ड, मतलब दोनों को ये एप्लीकेबल है, जो दोनों सेक्स जो हैं उनको एप्लीकेबल है। तो बचाना किससे है? जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं बच्चों को, उनसे बचाना है। जैसे आपकी जानकारी में है पोर्नोग्राफी होती है, मतलब छोटे बच्चों को सेक्सुअली हरासमेंट की जाती है। तो ये आप, मैं थोड़ा सा इसको मैं पढ़ूंगा ताकि ये, एंड वेयर एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज acceded, जो मैंने जवानी बात की है ना उस पर आ जाऊंगा, acceded on 11th of December 1992 to the Convention of Rights of the Child, adopted the General Assembly of the United Nations, which has prescribed a set of standards to be followed by all the states. All the states mean all the member countries, in securing the best interest of child. तो चाइल्ड की इंटरेस्ट के लिए कानून बनाया जाए ताकि उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो फिर क्या हुआ, एंड वेयर है, जो ये मैं पढ़ रहा हूं जो एक्ट है ना, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये क्यों बनाया गया, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं हर एक लेजिस्लेशन के जब बनाई जाती है। तो इसमें क्या लिखा उन्होंने, एंड वेयर एज इट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चा सेक्सुअली हरास होगा, उसको मोलेस्ट किया जाएगा, चाहे वो गर्ल है में, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी, मेंटल, साइकोलॉजिकल या फिजिकल, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए इज राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। और ये सारे जो रखते हुए तो इनको बचाना है ये कार्शन से चाइल्ड को, ताकि ये, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो यूएनओ की कन्वेंशन के मुताबिक एक एक्ट बन गया। इस एक्ट का नाम जैसे पहले जिक्र कर चुके हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये हमारा जो चार्ट में आ गया। तो इसमें कुछ डेफिनेशन है, एक चैप्टर डेफिनेशन के निस्बत जो क्या क्या डेफिनेशन होती है, जैसे एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव, जो सेक्सुअल एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, ये सेक्शन 2 जो डील करती है, ये हमारी करती है जो डेफिनेशन है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये मतलब इसका वो है। तो मेन जो ऑफेंस हमारा स्टार्ट हो जाता है, ये जो सेक्शन 3 से लेके जो सेक्शन 12 तक हैं ऑफेंसेस डिफाइन किए गए कि भाई ये इनकी डेफिनेशन दी गई कि क्या क्या, जैसे मैंने पढ़ा। तो फिर क्या है,
तो ये कोई 5 किस्म के ऑफेंसेस बनते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट है उसकी, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है। ये जो वही है, कुछ रेप की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया है। जो बलात्कार की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी इंडियन पीनल को, उसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया है, तो वो बच्चों के रिलेटेड है। तो उसकी डेफिनेशन जो हमारे दर्शक हैं ये पढ़ लेंगे, हाँ, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा ये हमारा जो, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। तो एक इसमें जहां तक है कि कोई अबेटमेंट करता है क्राइम करने के लिए, तो जैसे आपको पता है इंडियन पिनल कोड में उसको आधी सजा हो जाएगी, वो भी है। और एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको बच्चों की, जो बच्चा विक्टिम है सेक्सुअल असॉल्ट का, सेक्सुअल हरासमेंट का, उसका बयान, उसको उसकी जो स्टेटमेंट है कैसे रिकॉर्ड करनी है, ये भी चर्चा है। ये भी इसके प्रोविजन बनाए गए हैं और इसमें स्पेशल कोड कॉन्स्टिट्यूट की गई। स्पेशल कोड को कौन हेड करेगा? वो करेगा सेशन जज। स्पेशल कोड को कौन हेड करेगा? सेशन जज। तो इसमें एक प्रोसीजर भी है, जो स्पेशल प्रोसीजर है एविडेंस रिकॉर्ड करने का। देखिए, एक विक्टिम है सेक्सुअल हरासमेंट का, उस विटनेस को अक्यूज के आमने सामने क्यों डरा हुआ है, वो उसको साइकोलॉजिकल इतना किया गया है। अक्यूज को विटनेस दे सकता है, आपको पता है ओपन ट्रायल होता है, विटनेस भी वहां होता है, अक्यूज भी वहां होता है। आपने ये हमारे जो दर्शक हैं, जब आप लोगों को जो हमारे आज लीगल फर्टेंटी के लोग ज्वाइन किया है, तो जब ट्रायल होता है तो ओपन ट्रायल होता है, अक्यूज भी सामने होता है, विटनेस बॉक्स एक अक्यूज के लिए, एक विटनेस बॉक्स के, एक बॉक्स जो है वो अक्यूज के, एक विटनेस जो विटनेस बॉक्स है, एक अक्यूज का बॉक्स होता है ट्रायल में, एक वो है। तो फिर आमने सामने क्या, उसके बीच में एक मिरर डाल देते हैं। ये इस एक्ट में बताया है, जिससे अक्यूज्ड बच्चे को नहीं दे सकता, बच्चा अक्यूज को देख सकता है जब वो अपनी स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड करवा रहा हो। तो उसने कई बार क्या, बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो गई, रेप हो गया, लेकिन उसको फिर उसके रिहेबिलिटेशन के लिए जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जहां हमारे कुछ गवर्नमेंट के तो ये और कुछ फिर 2019 में अमेंडमेंट आई, तो कुछ एग्रावेट किए गए, सजा बढ़ाई, पनिशमेंट बढ़ाई गई, और कुछ जो डेफिनेशन थी जैसे मैंने जिक्र किया सेक्स, उसको थोड़ा सा बढ़ाया। तो वो सारी चीजें हैं। तो मैंने थोड़ा सा आउट दे दिया आपको, जे ओवरव्यू ऑफ द एक्ट। तो आप अभी पूछ सकते हैं, तो पूछे प्लीज। असलम साहब करें शुरू, क्या आप आज चर्चा इस पे क्या करना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं प्लीज। सर, जो जुवेनाइल जस्टिस है और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जुवेनाइल बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में भी आप बताएं। और राकिब ज़िया साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रैक्टिकली डील करते हैं लॉ स्टूडेंट्स के साथ, आपकी ऑब्जर्वेशन अगर आप शेयर करेंगे जज साहब के साथ, ताकि वो उस पर अपना कमेंट दे के उसको और बेहतर बना सके। ठीक है, राकिब साहब प्लीज आप पूछिए। आप क्योंकि आप पढ़ाते हो, एजुकेशन एकेडमिक नॉलेज है आपके पास, आप पूछिए, बताइए, ताकि हम भी, जो हम तो एकेडमी भी है हमारे पास, तो दूसरी भी है, तो हमारे साथ तो ज्यादा एडवोकेट ही जुड़े हुए हैं। तो प्लीज आप अपने शेयर करें अपने व्यूज। Yes, sir. Thank you very much for inviting me in this important discussion. बेसिकली सर, मैं आपको बताऊं कि जो मैं प्रैक्टिकली इस प्रोफेशन में फॉर लास्ट 20 ईयर्स हूँ। आई हैव टॉट इन मेनी स्कूल्स, कॉलेजेस एज वेल एज इन यूनिवर्सिटीज। एंड मैं इनसे डील करता आया हूँ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, तो मैंने इनके साथ डील करता आया हूँ पिछले 20 साल से। और हर एज ग्रुप के हैं, मतलब 15 ऑनवर्ड जितने भी है, तो उनके साथ मैंने डील की है। तो वहां पर मैंने देखा कि
हमें इस बारे में कोई ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ खासतौर से मैं आपको कश्मीर की बात बताऊं, यहाँ पर ये जो चिल्ड्रन राइट्स की बात होती है, तो इस बारे में कोई भी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव नहीं लिया जाता। इस चीज को इग्नोर किया जाता है कि ये छोटे बच्चे हैं, इनके साथ क्या हो सकता है, जब तक कि कोई क्रिमिनल एक्ट ना हो, जैसे कोई किडनैपिंग या कोई मर्डर। बाकी जैसा आप ये कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन होती है, तो ये चीज यहाँ पे मैं देखता हूँ हमारा मीडिया जो है वो भी इन चीजों को हाईलाइट नहीं करता। और हमारी जो सिविल सोसाइटी है, अगर उनके सामने भी ऐसे कोई केसेस आते हैं जहां पर एक्सप्लॉइटेशन होती है चिल्ड्रन की, तो उनको वहीं पे निपटाया जाता है। इनफैक्ट कुछ 2-3 केसेस हाईलाइट हो जाते हैं जब से सोशल मीडिया आया है, तब से हम देखते हैं कि अगर कहीं पे कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर उसको हाईलाइट किया जाता है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है। बिल्कुल। और हमें इन बच्चों के साथ बेसिकली बात करनी चाहिए। जैसे आप कह रहे थे कि गुड टच बैड टच जो होता है, तो ये देखना है कि एक टीचर जो है, क्योंकि अब वो चीज तो नहीं रही। पुराने जमाने में टीचर जो एक नोबल प्रोफेशन माना जाता था, और आजकल तो इसमें बहुत सारे ब्लैक शिप्स भी आ गए हैं जो अपनी लेवल पे कहीं कहीं हमें देखते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन भी हो रही है। या खास तौर से हम देखते हैं जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वहां पर भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन चीजों को कोई हाईलाइट करता ही नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है चिल्ड्रन के राइट्स के रिगार्डिंग हमें बात करनी है। जैसे यहाँ पर हम एल्डर्स की बात करते हैं, वुमेन राइट्स की बात करते हैं, या अदर पीपुल्स के राइट्स की बात करते हो, तो बच्चों के भी कुछ हुकूक है, बच्चों के भी कुछ राइट्स है, उनकी भी कुछ जेन्युइन चीजें होती है जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, तो आप सॉरी सर, एक बात मैं और बताऊं। अगर जब हम पढ़ते थे ना, अगर हमें क्लास में कोई टीचर मारता था, डांटता था, तो अगर हम घर आते थे और अपने पेरेंट्स को बोलते थे कि हमें टीचर ने हमारे साथ ऐसा बिहेव किया, तो वो उल्टा हमें ही पकड़ते कहते थे आपकी ही गलती है। जबकि ऐसा नहीं, हर बार बच्चा ही गलत नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि एज अ पेरेंट भी हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चे अगर हमसे कुछ कह रहे हैं तो हम उसको इग्नोर ना करें। ठीक है, ठीक है। तो आपकी बात से ये लगा, असलम साहब मुझे इजाजत है, मैं थोड़ा एक इनकी बात को थोड़ा सा करेंगे, फिर हम दूसरे लोगों की तरफ जाएंगे। देखिए आपका क्या कि रिपोर्टिंग कम होती है, जी तो जी। भी आज हम कन्फाइन कर रहे हैं सेक्स रिलेटेड, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल मोलेस्टेशन, आवाज और जो इको उसके हो रही रिलेटेड है, आज बात कर रहे हैं। सारे थोड़ा चेक कर लें अपना अपना माइक। तो उसमें जो इको हो रही है आप कह थोड़ी रहे हो, आवाज। सबसे बड़ी बात जो है कि रिपोर्टिंग कम है, और रिपोर्टिंग के बाद डिटेक्शन कम है। इन्वेस्टिगेशन में वो वो चीज नहीं होती है, क्योंकि कुछ चीजें जो है, लेकिन जो हमारा ये प्रोसीजर जो इस एक्ट में आ गया है, बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए भी है, जो एज ए विटनेस, एज ए विक्टिम, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी प्रोविजन किए गए हैं। तो बाकी बच्चों को तो तभी मैंने किया स्टार्ट, तो चिल्ड्रन राइट, वुमेन, और ये आपको पता है ये एक मिनिस्ट्री है, वीमेन एंड चिल्ड्रन। और जो आपने कही बात, एक हमारे बच्चे जो मिसिंग हो जाते थे पहले, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती थी, वीमेन एंड चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग। तो एक कानून आया, कानून क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई बचपन बचाओ आंदोलन में। सत्यार्थी जी हैं, जो नोबेल प्राइज विनर हैं, इन्होंने ये केस उठाया था सुप्रीम कोर्ट में। तो पहले वो मिसिंग डाल देते थे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी केस होगा चाइल्ड की गुमशुदगी का, वो एज ए एफआईआर डरेगा अंडर इंडियन पिनल कोड 363, किडनैपिंग का पर्चा लगेगा। तो ऐसी बात नहीं है वुमेन रिलेटेड, तो वो, और उसमें क्या होता है, सिर्फ 363 में जब होगा एफआईआर लगी तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो कानून बदल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ रही हैं, तो इसमें मुझे लगता है काफी। तो हमारे साथ अभी एडवोकेट नाजिश भी जुड़ गए हैं, तो जे भी ज्वाइन करेंगे, जे भी कोई क्वेश्चन या क्या बात कहना चाहते हैं इस जो पॉक्सो एक्ट है, तो प्लीज बात करें। तो अगर मेरी कोई इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन का, तो मैं आंसर भी दे सकता हूं। फिर हम जाएंगे
अपने शाक्य मैडम के पास भी, जो नए नए एकेडमिक जिसने स्टडी की हुई है और कर रही है। प्लीज नाजिर साहब। Sir, question था, so far as the provisions of POCSO Act is concerned, so the burden of proof lies on the accused to prove his बिल्कुल। innocence. बहुत ठीक है, क्वेश्चन है। ये बिल्कुल। ये इसमें हमें लिखा गया है, तो हम इस तरीके से नहीं ये हो रहा है कि that it will go against the principles of natural justice. नहीं, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये लोगों को जो है ना, ये इंटरप्रिटेशन की बात है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हो, ये बहुत ये लोग जजेस भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, और एकेडमिक लोग हैं वो समझने समझाने में भी हो जाते हैं, और जो आपके एडवोकेट भी हैं। तो इसको जो बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग मुद्दा आपने उठाया हुआ है, और इसकी बड़ी डीप। देखिए, मैं आपको बताऊं, बेसिक वर्डन जो है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में, ये मैं बता दूं, ये किस पे रहेगा नाजिर साहब? जहां अपने दूसरे लोग हैं, बेसिक वर्डन स्टेट पे रहेगा, प्रोसिक्यूशन पे रहेगा। होता क्या है, उसके खिलाफ एक प्रिजम्पशन है। किसके खिलाफ? अक्यूज के खिलाफ। प्रिजम्पशन इज रिवर्टेबल ऑलवेज। पहले बेसिक, जैसे आपको मैं कहूं सिविल केस में बिल का होता है, जो बिल का बेनिफिशियरी है उसको बताना है, साबित करना है कि बिल ये इसमें कोई बिल्कुल एग्जीक्यूट की गई है, उसी ने की है जिसने है। तो ऐसे ही बेसिक जो ड्यूटी है, जो उस पे बर्डन है, जो लीगल तौर पे जो मैं बर्डन, वो किस पे है? प्रोसिक्यूशन पे है, सरकार पे है। अक्यूज्ड, हाँ, कुछ होता है कि एक प्रिजम्पशन ड्रा करते हैं, लेकिन प्रिजम्पशन को वो अरवर्ट कर सकता है कौन? अक्यूज्ड। तो ये जो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड है मामला, ये प्रैक्टिकल आप जब करोगे ना ट्रायल में, जब एविडेंस आती है, जज को अप्रिशिएट करना है एविडेंस को, तो उस वक्त वो उसको देखना है। जो आपने प्रिंसिपल जो नेचुरल जस्टिस की बात की कि जनरली तो सरकार को ही बताना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये मैं बता दूं, इसमें कोई फर्क नहीं डाला हुआ है, ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही डालना है। लेकिन अक्यूज्ड पे ये है, ही हैज टू रिवर्ट द जनरल प्रिजम्पशन व्हिच इज जो स्पेशल एक्ट है, ये एक्ट है ना 500, और भी काफी एक्ट हैं जिसमें अक्यूज के, जैसे यूएपीए एक्ट है, और भी हैं। तो ये आपकी, तो मैडम शाकिया रशीद, आप पूछिए, कुछ बात करें इस टॉपिक पे। क्या करें? जी सर, आपने बताया हमें कि ये पनिशमेंट वगैरह के बारे में, तो आप हमें बताइए कि पेनल्टी कितने इयर्स तक रह सकती है मिनिमम, और ये अवेलेबल है या नॉन अवेलेबल इस ये एक्ट के देखिए, अंदर? ये अगर डिपेंड करता है कि देखिए, जैसे बेसिक है क्या है, ये जो एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव जो सेक्सुअल और इसको हम कहेंगे सेक्सुअल असॉल्ट है, पेनिट्रेटिव, इसमें है एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव है। ये बेसिक जो डेफिनेशन है वो रेप की ही समझो। रेप की ही डेफिनेशन को आपको थोड़ा एक्सपेंड किया गया है कि बेसिक वो जो 7, वहां पे 7 चीजें आ जाएंगी आपको। 3 जो आपका डेफिनेशन है 375 में, तो कुछ चीजें ऐड की गई हैं, कुछ इंसर्शन की गई हैं, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं दर्शक। इसमें कोई ज्यादा तो पेनल्टी जो इसमें 20 साल तक भी है और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है। अगर मर्डर हो जाता है तो यहाँ पे डेथ सेंटेंस तक भी है उस बच्ची को। तो जो कि आपने देखा होगा नरवाया केस में क्या हुआ था, बिल्कुल एक तो ये बात है, सेक्सुअल जो ऑफेंस होता है ऑर्डिनरी तरीके से होता है, उसने एक रॉड इंसर्ट करी थी उसके प्राइवेट पार्ट में, तो वो जो एग्रावेट है वो वाला ऑफेंस, और उससे क्या हुआ, वो वाले ऑफेंसेस हैं उसमें इस किस्म, और मर्डर भी हुआ उसका, वो वाले ऑफेंसेस हैं उसमें डेथ सेंटेंस भी, जिसमें डेथ हो जाती है, बच्चा है। तो ये सारी प्रोवाइड की गई है पनिशमेंट इसमें। हाँ, इसमें रिहैबिलिटेशन का प्रोविजन है,
जब इन्वेस्टिगेशन के स्टेज, उसको जहां तक है उसको साइकोलॉजिकल देनी है, एडवाइस देनी है बच्चे को देनी है। जो विक्टिम है उसको समझाना है, उसकी जो मेंटल उसकी स्थिति हो जाती है बच्चे की इस दौरान, जो उसका विक्टिम हो जाता है सेक्सुअल हरासमेंट का, मोलेस्टेशन का या असॉल्ट का, वो उसको वो क्या कहते हैं, वो उसको काउंसलिंग के लिए, कई बच्चे तो छोटा बच्चा है उसको क्या आइडिया है कि मेरे साथ क्या हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात है जो मैडम आपने किया, पनिशमेंट की तो बात बाद में आएगी कि डिटेक्ट कैसे करना है, बच्चा कैसे बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, बिकॉज ही इज नॉट, जो बच्चा 9-10 साल का है नीचे है उसको। और एक हमारे साथ जो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी जुड़े थे, चलो हम जनरल बात करेंगे, उसमें कैसे है बैड टच है, बच्चों को आजकल क्या समझाया गया है, जो आपने देखा होगा इसमें भी आता है, एडवर्टाइजमेंट भी करती है, वीमेन एंड चिल्ड्रन मिनिस्ट्री हमारे डिपार्टमेंट भी करते हैं, जो चाइल्ड रिलेटेड प्रोटेक्टेड राइट्स के रिलेटेड है, जब वीमेन रिलेटेड है, वो ये करते हैं कि बैड टच के है और गुड टच के, कि अगर आपको पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे आपको टच करेगा कोई। प्लीज कंटिन्यू। कुछ लोग हमसे कट गए हैं, असलम साहब हैं या दूसरे लोग हैं, अभी हमारे साथ एडवोकेट नाजिस और शाकिया जी, इससे फोन करो तो जाइए मेरे पास, तो आप जुड़ो पर कटिंग ऐसे असलम की इसी करें, जुड़ जाओ आप जी, हाँ करिए ना फोन। ठीक है, तो शाकिया मैडम बात हो रही थी हमारी, प्लीज कंटिन्यू, पूछिए। सर मेरा इसमें एक जी सर एक यस सर हाँ प्लीज, ओके सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 35 है, सेक्शन 35 में बोलता है कि दैट एविडेंस इज टू बी टेकन विद इन 30 days फ्रॉम द कमिशन ऑफ ऑफेंस एंड देयर आफ्टर द ट्रायल इज टू बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year। बिल्कुल 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 जी सर, देखिए, बट सर बिल्कुल बिल्कुल जी सर, ये जो देखिए ये क्या इंडेवर टू बी मेड, क्या आप पढ़िए, सेक्शन है आपके पास? सर राइट नाउ आई डोंट हैव सेक्शन। मैं पढ़ता हूँ एक्ट की, तो आप 35 की बात कर रहे हो ना? जी सर। तो मैं ये द एविडेंस ऑफ, हाँ ठीक है, देखिए क्या है ये, द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड shall be recorded within a period of 30 days of the special court take cognizance. उन्होंने बड़ी कटिंग करनी। यस, जो आपका क्वेश्चन था नाजिर साहब, देखिए, take cognizance of offense and reasons for delay if any shall be recorded by the special court. ठीक है, लिखा जाता है, और the special court shall complete the trial as far as possible within a period of 1 year from the date of taking of cognizance of the offense. बिल्कुल जे प्रोविजन है 35। तो जनरली क्या होता है कोर्ट्स में, हाँ, जे विक्टिम की स्टेटमेंट विद इन 30 days होनी चाहिए। जब चार्जशीट आ गई कोर्ट में तो बिल्कुल आप जे लॉ यही स्टैंड करता है, और 1 साल के अंदर ट्रायल करना है, ये बात वहीं पे है। तो ये प्रोविजन हर एक स्पेशल कोर्ट को फॉलो करना चाहिए। ये क्यों है 30 days क्यों है? इसलिए है कि भाई प्रिजर्व किया जाए जितनी भी जल्दी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि वो बच्चा जो है उस पर कई प्रेशर आएंगे सोसाइटी की तरफ से, तो इसलिए ये 30 days का टाइम इसलिए दिया है कि और ट्रायल भी चाहिए, जो स्पीडी ट्रायल, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, एक्यूज का भी है और विक्टिम का भी होना चाहिए, बैलेंस स्ट्रक करना है दोनों में। तो प्लीज और पूछिए, कोई क्वेश्चन है जिसकी सबसे जो बड़ी बात है ना, बदू साहब जो आप भी जुड़े हैं, जवेद साहब कोई पूछना है क्वेश्चन आप भी पूछिए,
कि सर आप आपने सर आपने गुड टच और बैड टच बोला था, क्योंकि मैं सर्विस कर रहा हूँ गर्ल्स इंस्टीट्यूशन हाँ, में जहाँ एडल्सन एज है, तो वहां पर मजबूरी के तहत भी हमको कभी बच्चे को टच करना है, लेकिन इन गुड सेंस। पता नहीं आप बच्चा किस तरह से रिएक्ट कर पाए, क्या करे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को इनोसेंस में होता है, हो सकता है किसी टीचर का ऐसा भी इंटेंशन हो कि बेड टच से वो करे, लेकिन बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो थोड़ा सा उस पर देखिए, रोशनी डालें प्लीज। देखो ये मसला है। देखिए क्या है, आप इस जो एक्ट है ना, इस एक्ट को बधू साहब, आप जवेद साहब आज को स्टडी करेंगे ना, जो जे वाला एक्ट है, इसको अगर आप स्टडी करोगे, ये जो कोई भी सेक्सुअल जो एक्ट होता है, सेक्स रिलेटेड एक्ट होता है, ये लस्टफुल नहीं होना चाहिए। आदमी की आंखें बोलती हैं, कहते हैं ना, जब आदमी बदकारी की तरफ चलता है, आदमी है, औरत है, कोई भी है, बड़ा है, छोटा है, जब बदकारी की तरफ से उसकी जो वो होती है, नजरें होती हैं, जहां उसका जो काम होता है, जो कोई अगर बैड टच करेगा वो पहले प्रिकॉशन लेगा। जो हमने देखा हुआ है, ये लोग जो प्रैक्टिस करते हैं लॉ कोर्स, वो कभी भी आउट खुले में नहीं करेगा किसी को। अगर उसकी इंटेंशन लस्टफुल है, बदकारी की तरफ है, वो कोई सेक्लूजन में जाएगा, बच्चे को किसी कमरे में ले जाएगा, जहां कहीं भी वो एक लोनलीनेस प्लेस करेगा, तो ये सारी सिचुएशन होती हैं। कहते हैं सर्कमस्टांस जो किसी भी जुर्म के हैं, किसी भी कोई भी कमिश्नर ऑफेंस है, जो किसी भी वारदात के हैं, वो ज्यादा बोलते हैं जो विटनेस उसको देखता है। तो कुछ सर्कमस्टांस, कुछ हालात जो ऐसे, हाँ, हमारा काम क्या है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और जो खासकर कौन से, जो हमारे आप प्राइमरी स्कूल ले लो, जो मैच्योर हो जाते हैं बच्चे, मिडिल स्कूल वाले और कॉलेज वाले, जहां वो मैच्योर होते, इन बच्चों को हमने बच्चों को प्रिकॉशन लेना है, ताकि बच्चे को ये नहीं पता उसको क्या कर रहा है, बैड और क्या है, बैड और गुड में क्या फर्क है, क्या हो रहा है, लेकिन उसको तो पता है ना जो क्राइम कर रहा है। तो इसलिए बच्चे को आइडेंटिफाई पार्ट्स करवाते हैं कि बच्चे के कि ये बैड टच, बच्चे हमें आपने बताना है कि आपको किसी ने बैड टच तो नहीं किया, तो ये जो बातें हैं फिर हम उसका लगाते हैं, फिर ये वर्कआउट करते हैं कि इसने उसको बैड टच दिया, क्या जो आप बात कर रहे थे ये कोई लस्टफुल था, इंटेंशनल था, बदकारी का था, जहां एक एक्सीडेंटल, जहां एक नेचुरल तौर पे हो गया है। अगर किसी बच्चे की प्राइवेट पार्ट को, छोटे को टच करता है किसी भी तरीके से, तो वो तो नहीं ना हो सकता कि कोई अच्छी काम के लिए कर रहा हो जहां वो है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, जो गर्ल चाइल्ड पर्टिकुलर है, और फिर ये मेल चाइल्ड को भी आप कर सकते हो, उसको भी इस्तेमाल सेक्स रिलेटेड जो उसमें जो इस्तेमाल कर सकते हो, वो सेक्स ओरिएंटेशन के लिए। कौन? जो मेल है, जहां कोई फीमेल भी कर सकता है मेल को इस्तेमाल, जो अडल्ट वाला जो है, इसलिए इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। इसमें दोनों चाइल्ड होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो जो ये हमारा है कि इंटेंशन देखनी है, नियत देखनी है, क्या है, यही मेन मैंसेरिया होता है ना किसी भी क्राइम में, मैंसेरिया कि नियत क्या है। ये आपने पढ़ा है, ये शाके मैनों ने पढ़ा होगा कि ये जो मैंसेरिया है, माइंड क्या था उस वक्त, क्या ये करना, इंटेंशन क्या थी। तो ये सारी बातें हैं। तो प्लीज, असलम साहब भी जुड़ गए हैं दोबारा, और थोड़ा सा हमारा पीछे जो इंटरप्ट हुआ था तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो प्लीज कंटिन्यू।
मुझे लग सर जी हाँ, कोई जो नाजिर साहब आप पूछना चाहते हैं, शाकिर मैडम पूछना चाहते हैं? जी जहां सर काफी है क्लोज कर दें। जी सर, जो हमारा सेक्शन 3 है पॉक्सो एक्ट का, सर वो ये बोलता है कि दैट दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू वुमन। हाँ अब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है कि जिसमें वुमेन भी इन्वॉल्व है किसी सेक्सुअल ऑफेंस में। मैं एक सर्विस सर, ये एक रिपोर्ट दी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया 2021 में। बिल्कुल इन्होंने यही कहा है बिल्कुल कि दैट 96% ऑफ द केसेस फाइल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ पॉक्सो एक्ट, द एक्यूज्ड वाज नोन टू द चाइल्ड विक्टिम। बिल्कुल बिल्कुल हम और जनरली वही हैं जो घर के जी अंदर होते हैं, जहां जी जी फ्रेंडशिप है, जहां पे जी रिलेशनशिप है, और जो जी क्योंकि ये बच्चे जो इजिली असेसिबल होते हैं, जी जी और जो आपने बिल्कुल किया, जो आपका डाटा आपका है ना, क्राइम जो जी बच्चों के अगेंस्ट होते हैं वो मोस्टली किनके पास होते हैं कि वो कोई रिलेशन पे होगा, अंकल होगा, कहीं आंटी होगी, कोई वो ऐसा होता है। जो आपने सेक्शन 3 की बात कर रहे हो, जी जी सर, सेक्शन सेक्शन 3 की 3 बात कर रहे हो, देखो जी एक सर, मैं सेक्शन आपको 3 बता दूं, ये सेटल लॉ भी हो चुका है कि एक वुमेन की जो आप बात की है, वुमेन रेप नहीं कर सकती, बिकॉज रेप करने के लिए रेप की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स जो डिफाइन है सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड, उसकी डेफिनेशन में आना चाहिए। वो नेचर ने जो दिया हुआ है, जो सिस्टम है सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करने के लिए, वो वीमेन में नहीं है। तो कई बार इनको अबेटमेंट में के लिए भी किया जाता है। आपने ये भी केस देखे होंगे। वही मैं बोल रहा हूँ सर कि डज इट नीड अमेंडमेंट इन सेक्शन 3 दैट इट शैल इंक्लूड वुमेन आल्सो? नहीं देखिए, नहीं वुमेन हो, देखिए क्या है, देखो सुनो मैं लफ्ज, कोई अमेंडमेंट नहीं। आप पढ़ो, टाइटल पढ़ दो, मैं पढ़ दूं आपके लिए, सुनिए क्या है। पहले जो चैप्टर 2 है मैं पढ़ूंगा, ताकि ये आपका क्वेश्चन सभी दर्शकों के लिए और आपके लिए भी क्लियर हो जाएगा। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, इसके नीचे लफ्ज है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरऑफ। पेनिट्रेटिव क्या है, पेनिट्रेट कैसे हो सकता है, देखिए आगे। ए पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव sexual assault if he penetrates his penis, private part। देखो ये ऐसा नहीं है, तो एक वीमेन शी इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। आगे क्या है, टू एनी एक्सटेंट इनटू वेजिना, माउथ, और वो आ गया ही इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट, मतलब ये डेफिनेशन को इनलार्ज की गया। और लफ्ज क्या है, ही है। जो आप कह रहे हो ना एनी ऑब्जेक्ट, तो ये जो, तो दूसरा जो पार्ट है वो तो बेजिना, तो फीमेल पार्टनर दूसरा होना चाहिए। इसलिए इस जो ये है, ये तो चाइल्ड का, ये देखो एनएस भी है इसमें, ये जो एनएस भी है, फिर ये अनाल इंटरकोर्स के बारे में बात करती है। तो ऐसा नहीं है कि ये डिपेंड करता है, ये सारी डेफिनेशन को आप सारा पढ़ोगे, जहां पे पेनिट्रेटिव जो इंटरकोर्स की बात होगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात होगी, वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स में ऑब्वियसली अगर जहां कहीं भी मेल प्राइवेट पार्ट इस्तेमाल होता है, पेनिस, तो ऑब्वियसली वहां पे फीमेल अक्यूज नहीं हो सकती। तो ये उस कंटेस्ट में होगा जो आपने वुमेन की बात की, अदरवाइज इक्वली लायबल है। और आज मैं एक और चर्चा सुन रहा था, मजेदार है कि एक चाइल्ड जो जुवेनाइल जस्टिस के नीचे आता है, क्या वो पॉक्सो का क्या उस पर चार्ज लग सकता है? लग सकता है, हाँ। उसका ट्रायल स्पेशल कोर्ट नहीं करेगी। चार्ज तो कोई भी हो सकता है, ऑफेंस कमिट कोई भी कर सकता है, हाँ। उसका ट्रायल का सिस्टम वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नीचे होगा, वो सभी एक्ट में है।
उसका वो चाइल्ड जो आपके पास जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो करेगा। ऑफेंस उसकी पनिशमेंट का प्रोसीजर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो प्रोवाइड कर, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, और बोर्ड उसके लिए ट्रायल और तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, मतलब वो कुछ चीजें जो हैं, वो कुछ जो लोग हैं कुछ को अपना ही कुछ जनरेट करते रहते हैं अपनी तरफ से, तो वैसा नहीं है। इसको देखो, जो हमारा काम है, मैं तो 2-3 काम करता हूं। एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, एकेडमी का, फिर सर्च वर्क होना चाहिए, तब आप किसी फाइनल डिसीजन, और फिर जजमेंट भी पढ़नी है लॉ कोर्ट्स की जो हमारे, तो फिर ये थोड़ा ये इंटरेक्टिव है। तो इसमें तो असलम साहब बताइए, सफिशिएंट हुआ? आज 1 घंटा हो गया समझो, 56 मिनट जा रहे हैं हम, तो बताइए आगे मुझे क्या? लगता है कि नाजिश साहब ने जिस तरीके से बताया कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स और बेसिक रिसर्च इनकी थी, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछे। लेकिन आज ये एक पूरी मुद्दा तैयारी करके आए अक्सर, थे। जी हाँ, एक मुद्दा आज अक्सर असलम साहब, चर्चा में आज रहता है असलम कि साहब लगते हैं मुझे भी, ये जो पूरी तैयारी करके आए थे और उन्होंने काफी रिसर्च वर्क किया है, और यही मैं जी बात, मतलब देखिए ना, यही जी बात हम चाहते हैं कि जो हम बात करेंगे नई बात करेंगे, ऐसे बिल्कुल एक साइको स्टाइल जहां वो एक ट्रेडिशनल तरीका है, जो 2-4 बातें इन्होंने की। एक की प्रजम्पशन, अक्यूज के जो प्रजम्पशन, जनरल प्रजम्पशन है, तो उसके अगेंस्ट जो अक्यूज की इस एक्ट में है। एक जो इन्होंने डेफिनेशन दी, तो ये चीजें नई आई है, और ये दर्शकों के लिए, हमारे जो दर्शक कौन है, हमारा दर्शक आम आदमी भी है, लेकिन हम कंसंट्रेट किस पे कर रहे हैं? एडवोकेट्स पे, जजेस को, उन्हीं की नॉलेज को ये हम एक्सलेंस दे रहे हैं, मतलब उसको ऐड कर रहे हैं उनकी नॉलेज में। और जो हमारा स्टडी है, जैसे जैसे शाकिब मैडम की, आसफ साहब आपने की, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक अवेयरनेस भी है, सोशल भी है, और एकेडमिक नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, ये तीनों चीजें हम इसमें add बिल्कुल। और जो हमारे साथ बाकी लॉयर्स यहाँ जुड़े थे, मेरा दोस्त कौसर आजम है, या बाकी 2-4 वकील भी थे, तो सब लोग एक चीज को मान के चल रहे हैं कि क्या प्रोफेशनल लैंग्वेजेस से अलग होके सिंपल लैंग्वेजेस, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने कहा, ताकि जनता तक टेक्निकल टर्म्स जो हैं इनका समरी, इनका खुलासा पहुंच जाए, बिकॉज नोबडी इज एबल टू रीड द होल एक्ट। लेकिन बिल्कुल क्या टीचर को, प्रिंसिपल को, या जो ऑफिसर इंचार्ज जुवेनाइल होम में हो, या स्कूल का कोई इंचार्ज टीचर हो, या गेम्स टीचर हो, उसको कैसे हम इस एक्ट को सादा जबान में बता सके और वो इसका क्रक्स जो है वो समझ सके, और फिर बिल्कुल इसको एक ऐसी शेप दे दी जाए ताकि ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो जाए। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो असलम साहब, जो आपने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया है, जहां अभी हमारा कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, इसमें लॉ आ रहा है, जजमेंटें भी, जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने तो शुरू कर दिया, जो भी लोकल लैंग्वेजेस हैं, स्टेट लैंग्वेजेस हैं, उनमें कन्वर्ट हो रही हैं, लोगों को असेसिबल है। तो लेकिन जो आपने कहा बात कि आम आदमी तक पहुंचानी है उनकी भाषा में, ताकि वो सारा समझ सके, वो सारे ज्यादा से ज्यादा जोड़, तो वो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बड़ी सिंपलीफाई लफ्जों में। और फिर मैं ये कहूंगा, जो हमारे साथ एडवोकेट हैं, ये आपके स्कूल, कुछ लोग आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी जुड़े हैं, और कुछ लोग सोशल वर्कर भी हैं, और लॉ इंटर्न है हमारे साथ शाकिया जी नाज से, तो हमारा भी काम है, और ये आगे लोगों का काम है कि इसको सिंपलीफाई लोगों तक पहुंचाए। तो ये सब ठीक रहा, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, इंटरेक्ट होके। और तो असलम साहब, इसको प्लीज कंक्लूड करो आप ही, धन्यवाद करो। राकिब ये जो जिया आपके, साहब, हेलो, जो आपके साथ एडवोकेट है ना, जिन्होंने जी पार्टिसिपेट किया, इनको थोड़ा आगे करके इनको इंट्रोडक्शन
थोड़ी सी इनके Kausar sir he is actually my ताकि classmate. भी Good afternoon, यूट्यूब everybody. पे आ जाए, दुनिया देखे इनको भी। ये दुनिया में देखा जाएगा, ये वाला जो रिकॉर्ड होगा Good afternoon, सारे everybody. लोग देखेंगे। हाँ, तो ये अपनी अपनी इंट्रोडक्शन देके असलम साहब इनकी करवाओ कि हमने पार्टिसिपेट किया, अच्छा लगा, जैसा भी इनको ये हमारा सेशन लगा। इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। Hello to everybody. My name is Kausar Azam, practicing at Chadura. चाडूरा, आज चाडूरा Chadura कोर्ट वाले Court, जुड़े हुए हैं। subject code Chadura. तो I ठीक है, was keenly और कोई listening. तो I कैसा was keenly listening to लगा, your lecture. कैसा लगा हमारे आज की वार्तालाप, इंटरेक्शन कैसा लगा आपको? This interaction was very informative. But I have one question to the प्लीज uh, प्लीज कंटिन्यू। to the coordinator who is coordinating this session. My question is how the POCSO Act looks to a relationship which the minors have nowadays, while keeping in view the severity of the offences on the one side and the mutual love which the देखिए, मैं minors आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आपने सुनिए, because, जो आपने इसका जो बात की ना कि जो because nowadays we are facing the problems that yes sir adolescent people below जो जुवेनाइल है। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया, जो जुवेनाइल है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक डील होंगे। देखो ना, जो ये कुछ चीजें जो हैं, जो माइनर, देखो विक्टिम हमें देखनी है, एज किसकी देखनी है? विक्टिम की देखनी है। विक्टिम की एज कौन टच करेगा? ये पॉक्सो एक्ट के मुताबिक देखनी है, 18 ईयर्स बिलो, और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की है वो भी बिलो 18। अगर कोई बिलो 18 है उसका ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नीचे होगा। समझा आप बात? लेकिन ट्रायल होगा और वो एग्जेम्पशन नहीं। तो इसलिए ये जो बातें हैं, जो इसको आप एक्टिविटी कह लो, जो बच्चे आजकल इन्वॉल्व हैं, आजकल तो आपको ये भी आ गया, जो हमारा ये पहले भी था, मैंने भी बात की थी पहले, ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, जो अडल्ट टू अडल्ट, जो टू माइनर में कोई रिलेशनशिप कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कोई एक्ट, कोई कानून टू माइनर्स में, टू जो माइनर कहेंगे हम, जो 18 ईयर्स के नीचे है। जुवेनाइल तब बनता है जब वो इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ होता है, जब उसने जुर्म किया। तो जो ये जो रिलेशन है, फ्रेंडशिप है, प्यार है, मोहब्बत है, इस तक है, लेकिन जब वो इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, अगेंस्ट द कंसेंट हो जाएगा, if there is consent कंसेंट में देखो, आगे आ जाओ, फिर आ that is जाओ। why I posed माइनर की हो why I नहीं posed सकती। this theory सुनिए, because the सुनिए Punjab वकील साहब, ओ Yes, वकील yes. साहब सुनिए, continue sir continue sir जो माइनर की कंसेंट हो ही नहीं सकती। that is what I am trying to convey. That's what I am trying to convey. Punjab High Court said that a 15-year girl can marry. That was a very recently. हाँ, ये वाली देखो, देखो ये 15 इयर्स वाली मैरी कैसे, उसने क्या किया? पर्सनल एक्ट उसको कर लिया, किसको? पर्सनल लॉ को निभाओ। लेकिन Exactly. हमारा आईपीसी कहता है, ये आप दिल्ली हाई कोर्ट को कह दो और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है, और भारतीय Same, न्याय somehow same we was Bombay High Court as well. हाँ, Bombay High Court came. ये बिल्कुल जो नहीं, ये इंडियन पिनल कोड में है कि अगर कोई मैरिड है, देखिए हमारा जो लॉ बना है ना, इसमें पर्सनल जो हमारा लॉ है, जैसे प्यूबर्टी का इस्लाम में है कि इफ समबडी अटेन्स प्यूबर्टी तो मैरिज कर सकता है, जो 15 इयर्स वाली बात कर रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो आप कह रहे हो, इन्होंने कहा कि भाई वो नहीं चलेगा, वो जो डेफिनेशन है उसने कहा 15 साल वाली वो नहीं चलेगी। दे आर लायबल फॉर कमीशन बिकॉज उसकी कंसेंट, चाहे वाइफ है, मैरिड है, अनमैरिड है, इमटेरियल है,
अगर चाइल्ड की कंसेंट, जैसे आप बात कर रहे हो, वो कवर नहीं करेगी। चाइल्ड चाइल्ड है, चाहे मैरिज पर्सनल लॉ में हो गया, उसको इजाजत दे दी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। वो मैटर अभी पेंडिंग डिफरेंट हाई कोर्ट्स का है। और जो हमारा जो न्याय संहिता आ गई ना, जो भारतीय न्याय संहिता, इसमें अमेंडमेंट वही बात आ गई है 14। हाँ, जहां तक भी किया है, One more. माइनर का जो आपने बात की ना, माइनर की, उन्होंने ये कह दिया कि भाई इसके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जैसे लिविंग रिलेशनशिप हो गया। But there are जैसे number of हमारा times अभी the court have उत्तराखंड वाला, protected. Exactly. है ना, उत्तराखंड वाला जो काम यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, या इसको जो भी आ गया, उसमें क्या कहा सुनो, उसमें कहा गया है ऑब्वियसली जो एग्रीमेंट है वो टू I believe that is not as per the. I believe that the UCC passed by the Uttarakhand Assembly is not in consonance with the Constitution of India, to my understanding. हाँ ठीक है, वो लंबा मैंने नहीं, मैं उसको टच कर रहा हूँ, वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की, लिव इन रिलेशनशिप वाली। Yes, because they are seeking that they have to first recognize that living relationship. That means between the two adults, majors। हाँ, two majors. मैंने Adults. पहले किया I था। think, हाँ, with due वो respect मैं- to the honorable judge, हाँ, with due respect to the honorable judge, I think that the age of majority should be curtailed to something below 18, maybe around 16, because the maturity which the minors show right now. No, I think this so. demand has been, I think so. raised by Because many now people the in India. socialization is very much advanced. That is all. Law Commission has also recommended like this, but government of India, our society, देखिए कानून कैसे बनता है? कानून बनता है आम आदमी को देख के। क्या आपकी सोसाइटी ये रिकॉग्नाइज करती है भाई जो बच्चे हैं इंडल्ज हों सेक्सुअल रिलेशन में विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू कोर्स, विदाउट गोइंग टू मैरिज? ये बड़ी लंबी बातें हैं, ये कभी आपको नेक्स्ट एपिसोड में कहेंगे। ये लंबा हो गया है, तो असलम साहब इसको करिए कंक्लूड। तो आपको पहले ज्वाइन करना था ना? हेलो, आप पहले ज्वाइन करते, हम आपसे यही बातें करते। तो In the future session, I would in the future sessions I would like to interact with you, sir. जुड़िए, आप अच्छा बात कर रहे हो From the very beginning, not in the mid session, from the very आपकी beginning. अच्छी Thank you एक्सरसाइज for है, the आपने काफी रिसर्च किया है, तो आप हमारे thank you साथ for the अगले compliments. सेशन में जुड़िए, नई बातें करेंगे। Thank असलम you. साहब, Thank you प्लीज very much. कंक्लूड। थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा। राकिब जिया साहब कट रहे थे, अगर राकिब साहब आपका चल रहा है तो आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए। सभी को धन्यवाद करो। Thank you very much, Advocate Aslam Saab. This was very interesting and informative session. I am very thankful to Justice Subhash Gupta sir and other members, because बीच बीच में ये कभी कट गया तो इस वजह से हमें थोड़ा डिस्टर्बेंस भी रहा इसमें, लेकिन फिर भी ओवरऑल कहेंगे, हाँ ओवरऑल कहेंगे कि इंशाल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इंशाल्लाह इसमें, और आगे भी इस पे डिस्कशन होना है, क्योंकि एक ही सेशन में ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती है। काफी कंफ्यूजन रहते हैं, क्योंकि जैसे भी एडवोकेट साहब थे उनका भी अपना क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब भी हम इस पे डिस्कशन करेंगे तो पहले टॉपिक होना चाहिए और थोड़ा आराम से सभी लोग जुट जाएंगे फुर्सत से। इनफैक्ट शाम के टाइम अच्छा रहता है क्योंकि सभी लोग घर में होते हैं। तो नहीं, ये हम अभी अपलोड करेंगे ना, अभी जी, ये जी। अपलोड, ये लाइव नहीं है, अच्छा। अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, अपलोड नहीं है। इसको हम कटिंग शटिंग करके बड़ा फर्स्ट क्लास करके पेश करेंगे। ऐसी ठीक बात है, ठीक है। आप ओके, सवाल दैट वाज इसको वेरी। होगा। तो हाँ, थैंक वो यू वेरी आप मच जो कह रहे राकिब हैं वो जिया साहब करता ही एंड होगा। एडवोकेट नाजिश एंड इंटर्न साइका, और मेरे साथ जितने भी एडवोकेट जुड़े थे, इसमें कौसर है। कौसर आजम एक्चुअली अच्छा रिसर्चर है, हमारा बहुत पहला हाँ, भी है। दोस्त भी रहा, लगता है, क्लासमेट लगता भी है। है। और लगता उसके है। अलावा हमारे जितने भी इसके साथ जुड़े थे, जो कैमरा में एक
नहीं जुड़ पाए क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी कुछ हुई। तो नाजिश साहब का भी बीच में कट रहा था, लेकिन बहुत अच्छे सवालात थे उनके और बहुत अच्छी रिसर्च की। नाजिश साहब, आप अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स कुछ देना चाहें 1 मिनट में तो दे सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। तो आज मुझे भी लगा कि ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन हमारा रहा, सबका रहा। बेसिकली कि एक चीज रहता है, हमारी प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर हम किसी चीज को डिस्कस करें तो बेसिकली ये लॉ है। अगर हम किसी एक सेक्शन को भी उठा के देखें तो उसमें मेरे ख्याल से सर तो उसमें तो पीएचडी हमारी लगेगी पूरी एक सेक्शन को बिल्कुल। समझने में। तो ठीक है कि अगर इसमें हम कुछ टॉपिक्स ले, जैसे कि हमारा पूरा है तो 1-2 चैप्टर्स इसमें ले तो उसमें हम डिस्कस करें। मीनवाइल हमारा जो आज का सेशन था बहुत अच्छा था, जो सर ने बहुत अच्छी बातें इसमें बताई, जो इन्फॉर्मेटिव है, जो आम जो लोग हैं हमारे उनको भी वो समझ आएगा आराम से। थैंक यू वेरी मच। शाकिया मैडम को पूछे, शाकिया रशीद को पूछे क्या है। मैडम शाकिया बताइए, आप कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या थोड़ा सा सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस अभी भी अधूरे रह गए, वो मैं देखूंगी वो आप खुद नेक्स्ट ही। डे करेंगे, अभी तो लंबा हो क्योंकि जाएगा, काफी टाइम, लंबा गया हमारा। हाँ वही, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा ओवरऑल। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू तो एवरीबॉडी संस्थान जुड़ने बहुत के लिए, धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो जो हमारे साथ जुड़ा। उड़ी से, चाडोरा से, चरार शरीफ से, सब लोग जो हैं एक स्क्रीन पे आए। इंशाल्लाह हम इसको इंटरनेशनलाइज भी कर रहे हैं बहुत जल्दी, ताकि दूसरी कंट्रीज में जो लॉ प्रैक्टिस करते हैं हमारे एडवोकेट्स हों या जजेस जो रिटायर्ड जजेस हों, उनको भी इन्वॉल्व करें, ताकि एक प्लेटफॉर्म से सब कुछ हमें मिलने लगे और कानूनी चर्चा ही के माध्यम से चर्चाएं आमो खास शुरू हो जाएगी, तो हर लीगल सवाल का आसानी से जवाब मिल जाएगा, जो हमारा मकसद है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।